हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं सोशल जस्टिस, मार्जिनलाइजेशन, साथ ही कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन की भी हम बात करेंगे कि आखिर हम हाशियाकरण से किस तरीके से निपटेंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या जो उपाय हैं वह किए। अब तक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर चुके हैं, सेकुलरिज्म की बात कर चुके हैं, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, जुडिशरी हमारा हो गया। अब सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन में जो आपके जिस 2 चैप्टर्स हैं, एक तो है हम पहले जो मार्जिनलाइजेशन है यानी जो हाशियाकरण है, जिन सोसाइटीज के जो कम्युनिटीज जिसको साइड में ढकेल दिया गया, वह रिसोर्सेज के सेंटर में नहीं है, उनकी बात, और दूसरा कि किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है, क्या गवर्नमेंट ने उपाय किए। ठीक है, ये 2 बातें हम पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों ये चैप्टर हमारा कुछ रह गया था, पहले उसको कवर करेंगे, फिर आगे हम इसको समझेंगे। इसके बाद आपके 2 चैप्टर्स और रह जाते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज एंड लॉ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, चलो तो देखो लास्ट हमने देखा, मैं एक आपको रिवीजन करा दूं शॉर्ट जल्दी से, कि हमने देखा कि सोशली मार्जिनलाइज जो है वह क्या है। हमने देखा था कि जिस तरीके से जो A4 साइज होता है, ठीक है, पेज जो आपके पास है, तो इसमें वह छोटा सा हिस्सा जिसपे आप सीरियल नंबर और बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, बस सोसाइटी में ऐसा ही एक साइट पे छोटा सा जो हिस्सा, जो रिसोर्सेज का छोटा सा हिस्सा, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बाकी फैसिलिटीज हो, वो एक वर्ग को उपलब्ध है। जैसे कि हम SC ST ट्राइबल्स, मुस्लिम, वुमेन्स, इन सब की बात करें तो इन्हें समाज में पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता सभी चीजों का, है ना। इसे ही हम मार्जिनलाइज कह देते हैं, इसे ही हम हाशियाकरण कम्युनिटी कह देते हैं। हाशियाकरण मतलब किनारे पे जिसको ढकेल दिया गया हो, जिसको साइट्स ऑक्यूपाई करने के लिए फोर्सफुली मजबूर किया गया हो। ठीक है, हमने देखा कि आदिवासी क्या होते हैं। आदिवासी हमने देखा कि किसी ओरिजिनल हैबिटेंट्स यानी किसी एक जगह के मूल निवासी होते हैं, जंगलों के मूल निवासी होते हैं, जो परंपरागत रूप से रहते आए हैं, जिनकी जो रहने की शैली है, जिनकी जो लाइफ स्टाइल है वह बहुत अलग होती है ना। ये सारी बातें हमने की। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, डेवलपमेंट और माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन में हमें बात करनी है मुस्लिम वर्ग की। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, हमने रीजंस देख लिए थे कि रीजंस जो है वे क्या होते हैं मार्जिनलाइज करने के, कि अगर आपने सोसाइटी का बहुत छोटा सा जो हिस्सा है वह किसी कम्युनिटीज को दिया, जिसमें कि चाहे हम SC STs की बात करें, चाहे हम वुमेन्स की बात कर लें, चाहे हम माइनॉरिटीज में मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, या फिर हम अदर्स की बात करें, तो यहाँ पर ये तबका कुछ ऐसा है जिसके पास सारे रिसोर्सेज जो है वह अवेलेबल नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है जितनी बाकी लोगों को है, जितने की पावरफुल कम्युनिटी को है। और बच्चों यहाँ पर है पावरफुल कम्युनिटी। ठीक है, सोसाइटी में ज्यादातर हिस्से पे हम देखेंगे किसने कब्जा किया हुआ है, जो पावरफुल कम्युनिटी है, चाहे वह एजुकेशन में पावरफुल हो। थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी ना तो अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, है ना, इसलिए थोड़ा रिवाइज कराती हूँ। चाहे एजुकेशन की हम बात करें और चाहे हम बात करें उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब देखो आदिवासी वो जो वर्ड है ये भी हम समझ चुके। अब यहाँ पर हम आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग जो है शुरू करते हैं। लेकिन देखो, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपका सोशल जस्टिस है ना, जो आप पढ़ते हैं UPSC, आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होता है ना, मेंस एग्जाम में सोशल जस्टिस, सोसाइटी, ये आपके टॉपिक्स होते हैं। तो सोशल जस्टिस में इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समाज का ऐसा वर्ग, ध्यान से सुनना, समाज का ऐसा वर्ग जिसके साथ किसी ना किसी तरीके से इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, अब अगर हम हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से इनजस्टिस की बात करें तो चाहे SC ST कम्युनिटीज हो, जिन्हें एक बहुत शताब्दियों तक, जिन्हें सेंचुरीज तक काम करने के अवसर नहीं दिए गए, आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए गए, एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, है ना, उन्हें दबाया गया। तो यहाँ पर इस तरीके का जो वर्ग है वह वंचित रहा कुछ सुविधाओं से, अपने विकास से। तो यहाँ पर उसके लिए सोशल जस्टिस की बात की जाती है। और यहाँ पर सारा जो मामला है वह करंट अफेयर पे आके अटक जाता है कि अगर मैं आपसे कहूँ, देखो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, एक पढ़ने का तरीका बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कोशिश जरूर कीजिएगा। सोशल जस्टिस, SCs STs, ठीक है, वुमेन्स, चिल्ड्रन, बच्चों की जब हम बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम और भी अदर कम्युनिटीज़ की बात कर लें, ट्राइब्स की बात कर लें, चलिए यहाँ पे हो गया SC STs, और क्या क्या, ट्रांसजेंडर,
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो इन सभी के लिए, इन सभी की प्रॉब्लम्स, दो बातें आपको समझनी है। एक तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कुछ फैक्ट्स आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ परसेंटेज, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो क्या परसेंटेज है इनका, तो प्रॉब्लम्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है कि इन्हें किस तरीके से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है ना। जैसे कि वन धन स्कीम की बात करें ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, और भी इस तरह के जो काम है वह गवर्नमेंट कर रही है, स्कीम ला रही है। वुमेन्स की क्या क्या परेशानियां है उसके लिए क्या, तो आप सोशल जस्टिस में बेसिकली आपको यही बस पढ़ना होता है कि सोशल जस्टिस क्या है, ठीक है। सोशल जस्टिस की 2-4 डेफिनेशंस याद कर लीजिए, तो आप चाहे तो ये एक चैप्टर है, लेकिन आप इससे पूरा एक जो टॉपिक है मेंस का वह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू बच्चों कि आप कितना ज़्यादा सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके। अगर बच्चों आप अभी शुरुआत ही माना जाता है कि आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी आपके पास 6 मंथ है, 23 के, 24 के 5 मंथ्स आपको मिलेंगे। आपको पता है कि फिर आपका जो एग्ज़ाम है वह मई में है ना, इस बार शायद 26 को है, इस बार 28 को हुआ 23 का, 24 का 28 और 26 को है। तो इस तरीके से आपको, अगर आप शुरुआत में मेंस के कुछ हिस्सों पर अपनी पकड़ बना लेंगे, कुछ आंसर राइटिंग्स कर लेंगे, है ना, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट जो है वह मिल जाएगा। तो बाद की जो आपकी तैयारी होगी, फिर आपको पीटी पे लगना होता है जैन फेब के बाद टोटली। सीसेट पे भी थोड़ा सा देखना है क्योंकि सीसेट बड़ा डाइसी हो गया इस बार। अगर आप मेंस के देखें तो अच्छे अच्छे IITians जो है वह फेल कर गए थे बिकॉज ऑफ सीसेट, भले आप GS में एक पासिंग मार्क्स जो है वह ले आए। तो बच्चों यहाँ पर एक मतलब मेन कंसर्न है मेरा कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स अगर आपने ठीक से यूटिलाइज नहीं किए, आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो अभी आपको छोटे छोटे से जो सेक्शंस हैं, जिन बच्चों ने अभी तैयारी, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, क्यों इतना सब कंफ्यूज रहते हो, डेली क्लासेस करो, डेली क्लासेस करो, टीचर्स बता रहे हैं सारी बातों को, उनको फॉलो करो, अपने आप आपकी ये कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। आपको एक वीडियो लाइव क्लास एक दिन मैंने आपको लिया था, क्या पढ़ें कितना पढ़ें, वो वीडियो देख लो, उसमें काफ़ी सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और अगर आपने NCERT के जो भी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आपने इसको कनेक्ट करना नहीं सीखा तब कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आप, हमें इसको इस किताब में नहीं छोड़ देना है कि बस इस किताब में पढ़ा और छोड़ दिया। हमें इसको करंट से जोड़ना है, हमें अपनी मेंस की प्रिपरेशन से जोड़ना है। सोशल जस्टिस के पिछले 5 साल के पेपर देखो, बस यही होती है सेल्फ स्टडी जो आपको बाकी बच्चों से एज लाती है, बाकी बच्चों से आगे करती है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे, और अब हम बात करते हैं आदिवासी एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। आदिवासी एंड डेवलपमेंट, लेकिन इसके पहले एक स्टीरियोटाइपिंग की हम बात कर लें। देखो, जब हम देखते हैं कि आदिवासियों को लेकर हमारे दिमाग में क्या स्टीरियोटाइप्स है, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं कि आपने किसी व्यक्ति विशेष, कोई जो पर्सन है, आपने उसकी स्पेशलिटी या कम्युनिटी की स्पेशलिटी को देखते हुए नहीं देखा और आपने सभी को एक जैसा बना दिया कि ये ट्राइबल ग्रुप से, इसका मतलब झिंगालाला हूँ, है ना। बस यही पर आपको, यही आपके स्टीरियोटाइप से कि आपके दिमाग में अगर आदिवासी छवि आए, या आप पुरानी 1980s 90s की मूवी देखें, या अभी आप किसी तरह का सिनेमा देखें, उसमें आपको आदिवासी किस तरह से कि वह रंग बिरंगी टोपी लगाए हुए है, उस पर भी कोई मोर पंख या फिर मतलब कुछ भी लगाए हुए है, इसके अलावा उनके कपड़े जो है बहुत रंग बिरंगे हैं। आदिवासी जो वुमेन्स की हम बात करें, ट्राइबल वुमेन्स की हम बात करें, आप देखोगे कि उन्होंने किस तरीके से टैटूज बनवा रखे हैं, या फिर उनका ज्वेलरी जो है काफी डिफरेंट है, हालांकि अब तो फैशन में भी है वह ज्वेलरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि ये जो स्टीरियोटाइपिंग वेज है ना, कि हम किस तरीके से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग में क्या आ रहा है आदिवासी वर्ड से। हालांकि अब ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स और सारी चीजें हैं, अब बहुत ही कम ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि जंगलों में रह गए, अपना परंपरागत रूप से जी रहे। अब काफी लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं, शिक्षा या फिर बाकी कल्चर और सारी चीजें उनकी काफी मॉडर्न पहले से हो गई हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पहले जो हमें ये, और हाँ एक और हमारा स्टीरियोटाइप रहता है कि इनकी जो छवि है वह एकदम रूढ़िबद्ध विचार है, ठीक है। ये कैसे है, इनके जो रूढ़िबद्ध विचार हैं और ये सभी रेजिस्टेंस करते हैं, ठीक है, ये चेंज और न्यू आइडियाज को जल्दी नहीं मानते हैं। तो ये किसके अगेंस्ट रहते हैं, आपने कहा वो तो
ये कम्युनिटी है, इसका मतलब इसके पास ना तो न्यू आइडियाज होंगे, ना तो ये नए विचारों की तरफ से चलना चाहेंगे, और ना ही ये चेंजेस को स्वीकार करते हैं। ये जिस अवस्था में है उसी में जीना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमारा स्टीरियोटाइप, यही हमारी जो धारणा है। देखो स्टीरियोटाइप कैसे बनेगा? स्टीरियोटाइप बनता है आपके प्रेजुडिस से। प्रेजुडिस दैट मीन्स पूर्वाग्रह, ठीक है। पूर्वाग्रह इसका मतलब आप कुछ किसी को लाइक कर रहे हो, किसी को लाइक नहीं कर रहे हो, और वो भी बहुत अनरीजनेबल सा, कि बस दिमाग में आया कि नहीं सफेद रंग है, मतलब एक कलर को लेके बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी में है कि आप सोचोगे कि नहीं केवल सुंदरता केवल सफेद साफ रंग के साथ आ सकती है ना, जो थोड़ा सा ब्राउन हो या फिर थोड़ा सा डार्क हो आप उसको सुंदर नहीं मान सकते। ये आपकी क्या थी? ये आपने पूर्वाग्रह बना रखे थे, ठीक है। किसी एक समुदाय के लोग ऐसे होते हैं, किसी एक कम्युनिटी या रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, तो ये आपका पूर्वाग्रह था। जो पूर्वाग्रह था वो आपकी बहुत ही अनरीजनेबल सी चीजें होती, आपने सोचा नहीं, उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, बस मन में आ गया तो आ गया। लड़कियां एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती है ना, वो टेक्निकल माइंड चाहिए और उसके उनके पास नहीं होता है। तो ये सारे पूर्वाग्रह से एक स्टेप आगे चले जाओ। जब ये धारणाएं पक्की हो जाती है, समाज इन पर बिलीव करता है कि लड़कियां हैं, पढ़ के क्या करेंगी, घर का ही चूल्हा चौका संभालने दो, ये स्टीरियोटाइपिंग हो गया। यही सोसाइटी स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िबद्ध कहलाती है, ठीक है। अब यहां से यही स्टीरियोटाइपिंग आदिवासी के बारे में हमने देख लिया कि ये चेंज के लिए बहुत रेजिस्टेंस होते हैं। आगे हम आदिवासी एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। देखो अगर हम शुरुआत की बात करें, कितने बच्चे थे जिन्होंने 5th 6th जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है उसको अच्छे से पढ़ा, और जो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे वो आपने किए है? अगर क्लास में स्टूडेंट तो मैसेज करके बताना। जब तक होमवर्क नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। सेल्फ स्टडी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। विदाउट सेल्फ स्टडी आप लाख ऑफलाइन क्लास कर लो, 2 साल पढ़ना ऑफलाइन क्लासेस, सब कुछ पढ़ लेना, ऑप्शनल पढ़ लेना, ऐसे की क्लासेस कर लेना, खुद से जब तक रिवाइज नहीं करोगे, है ना, जब तक खुद से तैयारी नहीं करोगे, आंसर राइटिंग नहीं करोगे, पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपनी समझ नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आपको सिंसियरली करना है, क्लास में नोट्स अटेंटिव होकर बनाने हैं, क्लास में प्रेजेंस आपको ऐसे रहना है कि आप ऑफलाइन क्लास ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया, आधा बाद में देखा, मन नहीं है, मन का क्या है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद को बांधना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम आदिवासी की बात करें तो यहाँ पर इनका जो डेवलपमेंट है वह किस तरीके से हुआ, है ना। शुरुआत से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले जाकर प्री कॉलोनियल पीरियड के आसपास से हम यहाँ पर जो बातें हैं वह समझते हैं इनके बारे में, ठीक है। आदिवासी से डेवलपमेंट, पहले इसको समझ लो, फिर आपको बता दूंगी कि इसको करंट अफेयर से कैसे आपको जोड़ना है, ठीक है। आदिवासी एंड डेवलपमेंट, सबसे फर्स्ट तो देखो बच्चों कि अगर हम देखें कि जो आपने स्टार्टिंग में जनपद महाजनपद की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इन सबके एम्पायर्स डेवलपमेंट में एसटीज की रहे, उन ट्राइबल ग्रुप्स की रही जिनको जानकारी थी जंगलों की, जिनको जानकारी थी फॉरेस्ट प्रोडक्ट की, है ना, जिसको जानकारी थी और भी सारी चीजों की, जिनको पशुओं को, एनिमल्स जो है उनको डोमेस्टिक, उनको एक तरीके से पालतू बनाना आता था। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो भी, चाहे हम सबसे पहले जो जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हुआ था, मगध की अगर बात करें कि सिकंदर भी घबरा गया था कि नहीं इस नदी के उस पार बहुत बड़ा साम्राज्य है, हम उससे टक्कर नहीं ले पाएंगे, तो हम कहते हैं मगध के पास अगर ऐसी ताकत थी कि उसने जंगलों का इस्तेमाल किया, जंगल के लोग जो थे उनका इस्तेमाल उसके साम्राज्य में हुआ, तो उस वक्त उनकी स्थिति ठीक थी, क्योंकि उनके पास क्या अधिकार थे, उस जंगल की जो वस्तुएं थी, जो प्रोडक्ट थे, उसको यूज करने का अधिकार था। वो बहुत आसानी से जानवरों के साथ, प्रकृति के साथ खुद को एक तरीके से बहुत कंफर्टेबल तरीके से रह पाता था ना, एक मैनेज कर पाता था। तो हम देखेंगे कि शुरुआत का अगर हम दौर देखें, है ना, तो यहां पर जो जंगल थे इनके अधिकारों की हम बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट में हम बात करें, चाहे मेटल हो, अयस्क हो, ठीक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एनिमल प्रोडक्ट, इन सब पर इनका अधिकार था, ये सब यूज कर पाते थे। एनिमल प्रोडक्ट एंड मेडिसिन्स, चाहे औषधियों का इनको अच्छा जानकारी था,
है ना। तो औषधि ये बनाते थे, औषधियों की जानकारी थी। हम देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी के आसपास अगर हम देखें तो यहां पर इनके पास एक जो डीप नॉलेज है वह हुआ करता था इन सभी चीजों का। डीप नॉलेज जो है वह हुआ करता था और राजा महाराजा जो है अपने साम्राज्य में ऐसे लोगों को रखते थे जिसको जानकारी हो इन सभी चीजों की। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि धीरे धीरे इनकी जो स्थिति है वह अंग्रेजों के आने के बाद जो है वह खराब होती गई। ये कैसे हुआ? सेकंड हम इसमें देखेंगे बच्चों कि अगर हम देखें और आज की स्थिति में अगर हम देखें टुडेज, तो यहां पर ये जो आदिवासीज हैं ये मार्जिन पर कैसे चले गए भाई? इनके पास तो बहुत सारे पावर थे, बट आज की स्थिति में अगर इनको हाशिएकरण पर पहुंचा दिया, ठीक है, एक हाशियाई तबका के रूप में ये सामने आया, हाशियाई समुदाय के रूप में अगर सामने आए, तो इसके पीछे कारण है कि जब हम प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे, प्री कॉलोनियल पीरियड जो औपनिवेशिक समय था, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के पहले से ही बेसिकली इनकी जो स्थिति है वह खराब होने लगी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको उस जगह से शिफ्ट कर दिया गया था और उस शिफ्टिंग का कारण था कि वो जो इंपॉर्टेंट जो सारे धातुओं की हम बात करें, जो भी फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट है उनकी बात करें, जो इंपॉर्टेंट और जो भी बहुत महंगी लकड़ी थी, फॉरेस्ट थे जो काफ़ी, जो कि जिनका की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, उन सब पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, है ना। तो यहाँ से इनको जबरन जो है वह हटाया जाने लगा, इनकी स्थिति खराब होने लगी। तो हम देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी के तक तो इनके पास शक्तियां और सारी चीजें थी, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इनकी स्थिति प्री कॉलोनियल पीरियड के आसपास जो है वह खराब होने लगी थी बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग। और हम देखेंगे कि ट्राइबल्स जो वहां पर एग्रीकल्चर करते थे, उस एग्रीकल्चर को भी क्या कर दिया गया? रोक दिया गया, क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो है वह किस तरह की खेती किया करते थे, जो आप शिफ्टिंग कल्चर हम देखते हैं, है ना। तो शिफ्टिंग जो कल्चर होता था उसको यहां से रोक दिया गया। साथ ही हम देखेंगे बच्चों कि जब 200 साल के आसपास, पिछले 200 साल की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो डेवलपमेंट होते हैं, इन डेवलपमेंट में जो आदिवासी थे इनकी स्थिति और खराब हो गई। अब देखो यहां पर क्या क्या इकोनॉमिक चेंज हुए उसको भी देख लो। ऐसे कौन से इकोनॉमिक चेंज थे, आर्थिक बदलाव थे, इकोनॉमिक चेंज, जिससे ये जो ट्राइबल ग्रुप है इनकी स्थिति और भी खराब होने लगी। जैसे कि हम देखेंगे कि जो नई वन नीतियां आई, जो फॉरेस्ट पॉलिसीज आई, है ना, उन फॉरेस्ट पॉलिसीज में इनके अधिकारों को खत्म कर दिया गया, जो कि परंपरागत रूप से जंगलों के साथ जीते आए थे, उन ट्राइबल ग्रुप्स को वहां से ही फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ और अपराध बना दिया गया कि अगर आप इस जगह पर इन प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करेंगे, शिकार करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो नई फॉरेस्ट पॉलिसीज जो है वह ऐसी आ गई कि गवर्नमेंट ने कुछ जो फॉरेस्ट है उसको रिजर्व कर दिया और वहां के जो लोग थे उनको वहां से क्या किया? हटा दिया, है ना। तो हम देखेंगे बच्चों कि जो फॉरेस्ट पॉलिसीज का है, जो पॉलिटिकल प्रेशर हुआ, इन सभी से जो इस वक्त जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पर इनको क्या किया? माइग्रेट होना पड़ा, यहाँ से ये हट गए। जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ठीक है, इनका यहाँ से प्रवास हो गया। समझ में आया इतना? आओ एक क्वेश्चन पूछती हूँ। और उसी प्रवास का उदाहरण है ये आपका क्वेश्चन। नियामगिरी हिल्स लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। दीज हिल्स आर इनहेबिटेड ऑफ बाय डोंगरिया कोंड विच इज आदिवासी कम्युनिटी। छत्तीसगढ़ में है क्या नियामगिरी हिल्स? क्या कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़? तो याद रखना कि जब हम नियामगिरी हिल्स की बात करेंगे, नियामगिरी पहाड़ियों की बात करेंगे, तो ये कहाँ पर है बच्चों? ओडिशा में। ठीक है, ये ओडिशा में है, ना कि छत्तीसगढ़ में। सेकंड सही है कि ये जो हिल्स है, यहाँ पर जो डोंगरिया कोंड जनजाति है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, वह रहती है। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा था, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वह इसका आंसर था। ठीक है, हम देखेंगे बच्चों के किस तरीके से, आपने कई मूवीज भी देखी होंगी कि केवल जो एक गांव है उसको इसलिए वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है कि उसके नीचे कुछ खजाना, या फिर मतलब खजाना इन द सेंस, चाहे हम इंपॉर्टेंट धातुओं की बात करें, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, चाहे हम कोल की बात करें,
क्योंकि वहां पर जमीन के नीचे वो दबा हुआ है, तो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंडस्ट्रियल जो हम कंपनीज कहें उनके द्वारा किसी अन्य प्रोजेक्ट को दिखाकर वो जो है अपने जमीन हत्या लेते हैं, ताकि वो वहां से लाभ जो है वे कमा पाए। और वो जो कॉस्ट होती है उसकी कि आपने हजारों लोगों को वहां से हटा दिया है ना। जैसे कि हम सरदार सरोवर डैम की बात करते हैं, तो सरदार सरोवर डैम में क्या, जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ा रहे थे वैसे वैसे लोग विरोध कर रहे थे। उस विरोध के पीछे कारण क्या था कि भाई ठीक है, बांध बनाए जा रहे हैं तो उससे हम बहुत जो हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट्स है वह चलाएंगे, हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए जो पानी है वह मिलेगा, है ना, हमें सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, बिजली उत्पादन होगा। इसके अलावा जो आसपास के लोग वहां पर रहते हैं उनको भी एक तरीके से जो पानी की समस्या है वह नहीं होगी, है ना, उस तरह की प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे। प्रॉब्लम किसे हुई? प्रॉब्लम उसे हुई जिसके चारों तरफ जहां पे वो डैम बनाया जा रहा है और जब पानी वहां पे इकट्ठा स्टोर किया जाता है डैम बना के, आप देखते हैं कि नदी को एक तरीके से बांधा जाता है, उसी को तो बांध कह रहे हैं, तब उसके चारों तरफ पानी का जो स्तर है वह फैलता जाता है और जमीन जो आसपास होती है नदी की, नदी घाटी की, वे बहुत फर्टाइल लैंड होती है, अच्छी जमीन होती है जिस पर कि कृषि कार्य किया जाता है। और यहाँ पर ये सारी जमीन जो है वो उसमें डूब जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जिनकी जमीनें होती है और एक लार्ज अगर हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इससे प्रभावित होती है, वो मूवमेंट करती है, आंदोलन करती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि न्यामगिरी, अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो डोगरिया कोड जो जनजाति है वह यहां पर रहती है और यहां पर एल्यूमिनियम जो रिफाइनरी है उसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि आखिर इस तरह का जो डेवलपमेंट है ना, कि फॉरेस्ट पॉलिसी आती है और ये माइग्रेट अगर होते हैं और क्या क्या ऐसी पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट होने भी जरा देख लो, वो भी यहाँ लिखवा देती हूँ। तो हम बच्चों देखेंगे कि लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अगर इन्हें हटाया जा रहा है, यहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है, उसके रीजन क्या है? लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका विरोध कोई ना कोई जो कम्युनिटी है वह कर रही होती है। सेकंड, हम देखेंगे कि जो भी वहां पे माइनिंग प्रोजेक्ट्स लगाने वाले हैं, जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर हम देखें कि माइनिंग प्रोजेक्ट या फिर किसी एक जगह को जहां पर लोग रह रहे थे, कोई कम्युनिटी रह रही थी, वहां पर क्या हुआ बच्चों? वहां पर उन्होंने नेशनल पार्क रिजर्व कर दिया कि भाई अब तो ये जो है वह नेशनल पार्क है और यहाँ पर कोई भी मानव अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता। कोई जो वहां पर सेंचुरी थी उसको क्या कर दिया, जो फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व जो है वह घोषित कर दिया और यहाँ से जो ह्यूमन सेटलमेंट था उसको हटा दिया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, है ना, नेशनल पार्क बना दिया, यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी उनको बिल्ड कर दिया। और हम देखेंगे बच्चों, अगर अब जो है इन कारणों के बाद अगर ये सब घोषित कर दिया गया है और फिर अगर आदिवासी कोई जो वर्ग है वह इसमें जाता है अपनी आवश्यकता से संबंधित जो चीजें थी उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको घुसपैठिया इंक्रोचर कहा गया। पहले देखो परंपरागत रूप से जमीन इनकी थी, जंगल इनके थे, और फिर जब उन्हें वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया उसके बाद दोबारा जब यहां जाते हैं इनको अपराधी की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, तो ये क्या थी? यही मेन समस्या थी। तो जब ये दोबारा गए तब इनको क्या कहा इन आदिवासियों को? घुसपैठिया, इनक्रोचर्स। तब इनको इनक्रोचर्स कहा गया और जो पनिशमेंट और सारी चीजें हैं वह इनको दी गई। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट के साथ साथ जो फर्क है वह आया। अब एक और चीज देख लो, जब आप ये सारी चीजें करोगे, आपने इनको विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अब इसको कुछ नहीं आता, ना एजुकेशन थी ना कुछ ही थी, अपनी लाइवलीहुड के लिए उसी जंगल जमीन उन्हीं सभी चीजों पर निर्भर था। तब ऐसे में क्या हुआ बच्चों? तब ऐसे में ये जब उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह गए, इनकी आजीविका प्रभावित हो गई और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन बाहर जाके ये केवल और केवल अब क्या बन गए थे? केवल कहीं सर्वेंट बने हुए हैं या फिर कहीं जो काम है ऐसा वह कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है परेशानी होने लगी। हम देखेंगे कि जब इन्हें घुसपैठिया कहा गया
और यहाँ से इन्हें हटाया गया, तब इनका जो लाइवलीहुड है वह प्रभावित हुआ और ये किसी शहरों में जाकर फिर ये कहीं कोई सर्वेंट बन रहा है, कहीं को जो बाकी काम है वह कर रहा है, और इनकी जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन क्या होती गई, खराब होती गई। अब फिर सरकार क्या करेगी, सरकार इनको कुछ विशेष सुविधाएं देती है कि ठीक है, हम इस तरह के जो ये कम्युनिटी है, इस तरह के जो एसटीज है, हम उनको रिजर्वेशन देते हैं, एजुकेशन में देते हैं और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में देते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं। आया समझ में? ठीक है, पढ़ लेना अब इसको। अब आगे हम पढ़ते हैं मार्जिनाइजेशन एंड मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, हम यहाँ पर एक कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं। चूंकि लोगों में बहुत सारा एक स्टीरियोटाइपिंग रहता है कि मतलब अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें या फिर हम बाकी कम्युनिटीज की बात करें कि आखिर वो पीछे क्यों है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये खुद ही पीछे है, आगे नहीं आना चाहते क्योंकि ये एजुकेशन नहीं चाहते, और भी काफी बातें हैं ना, उनको भी हम समझते हैं कि आखिर ये क्या मुद्दा है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अल्पसंख्यक, व्हाट इज द मीन? अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक व हाशियाकरण। क्या आपका अल्पसंख्यक होना आपके साइड पर धकेलने के लिए के लिए इन दोनों में कोई कनेक्शन है? माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कुछ, कि वो माइनॉरिटी था इसलिए क्या उसको किनारे पे धकेला गया? इन दोनों के बीच में आखिर क्या रिलेशन है उसको हम समझते हैं। अच्छा, ये देखो बच्चों, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सबसे पहले, तो संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान किया गया है क्या? हाँ, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है वह इन्हें कल्चरल एंड एजुकेशन प्रोटेक्शन एंड राइट की जो बात है वह करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, आर्टिकल 29 एंड 30, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है इसमें माइनॉरिटीज में दो जो आधार है वह दिए गए कि वह माइनॉरिटीज या तो वह लिंग्विस्टिक बेस्ड पर है या तो फिर वह हम देखेंगे कि रिलीजियस बेस्ड पर है। तो यहाँ पर रिलीजियस, ये इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पर माइनॉरिटीज जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 और 30 में माना गया, तो रिलीजियस, ठीक है, धार्मिक आधार पर भी हो सकती है, एंड लिंग्विस्टिक, धार्मिक और भाषाई आधार पर, धार्मिक व भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटीज है उसको हम परिभाषित कर रहे हैं। तो माइनॉरिटीज जो टर्म है बच्चों, है ना, जो माइनॉरिटीज जो टर्म है इसको डिफाइन किया जाता है, माइनॉरिटीज इसको डिफाइन किया जाता है जो संख्या में कम हो। माइनॉरिटीज मतलब जो संख्या में कम है ना, ऐसी कम्युनिटीज रेफर टू कम्युनिटीज जो कि न्यूमेरिकल कैसी है, स्मॉल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रेफर ऐसी कम्युनिटी जो कि नंबर में कैसी है, संख्या में कम है। ठीक है, नंबर में की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकली ये क्या है, छोटा समुदाय है, उस हिसाब से हम इसको माइनॉरिटी कहते हैं। मतलब संख्या की दृष्टि से बाकी समुदाय से कम है। तो अल्पसंख्यक एकदम देखो इस तरीके से, तो आपको बच्चों जैसे कि मैंने कहा अल्पसंख्यक, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक जो वर्ड है इसके लिए ये टर्म है, मतलब जो बाकी समुदाय की तुलना में संख्या में कम हो। ठीक है, जो बाकी संख्या की दृष्टि से, सीधा सीधा लिख लो, संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से बाकी समुदाय से कम हो। ठीक है, समझे? तो यहां पर इसे क्या कहा जाएगा, माइनॉरिटीज कहा जाएगा। समझ गए? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब देखो बच्चों, हम देखते हैं कि आखिर जरूरत क्यों होती है इन्हें स्पेशली जो प्रोटेक्ट है वह करने के लिए। तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो मेजोरिटी है, अब देखो यहाँ पर मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, मेजोरिटी मतलब जो संख्या में ज्यादा है, बहुसंख्यक समुदाय की मैं बात कर रही हूँ। अब देखो बहु हो ना हो, जो बहुसंख्यक समुदाय है, देखो अगर यहाँ पर आप देखेंगे ज्यादा संख्या में जो समुदाय है, ठीक है, और ये कम समुदाय हो गया, मतलब ये जो संख्या में कम है अल्पसंख्यक। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर
सरकार में ज्यादा प्रतिनिधित्व किसका होगा? गवर्नमेंट में अगर हम कहें तो ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वह किस कम्युनिटी का जो ज्यादा होगा, इसका मतलब ये पिंक। आई बात समझ में? अब ऐसे बहुत इसके चांसेस हैं कि ये ऐसी नीतियां बनाए कि जो माइनॉरिटीज है उसको प्रॉपर जो लाभ है वह ना मिल सके, और इसी सिचुएशन को कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, इसलिए आर्टिकल 29, 30 और काफी सारे जो प्रोविजन है वह किए जाते हैं। तो मेजोरिटी बच्चों पूरी इस चीज से एक चांसेस बनते हैं कि जो मेजोरिटी है कल्चरल एंड सोसाइटी, चाहे संस्कृति कहे, सोसाइटी कहे या फिर हम गवर्नमेंट कहे, इनसे इन्फ्लुएंस होकर जो नीतियां है वह बना रही है। ठीक है, वो क्या हो रही है बच्चों? मेजोरिटी से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस, प्रभावित होकर नीतियां बना रही, चाहे वह सामाजिक नीतियां बने, चाहे वह संस्कृति हो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसे में एक दूसरा साइड है कि ये जो मेजोरिटी है वह क्या ना करे, जो मेजोरिटी है वह माइनॉरिटीज का शोषण कर ले, क्योंकि इसके पास सत्ता है, पावर है, सारा इन्फ्लुएंस इसके पास है। तब ऐसे में ऐसी नीतियां बना दे कि जो माइनॉरिटीज है इसको लाभ ना मिल पाए, है ना। यहाँ पर ये जो ग्रुप है वह डिसएडवांटेज रह जाए और इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, भेदभाव किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, भेदभाव किया जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनती है और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29, 30 की बात जो है वह की गई, और इसी वजह से कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या है बच्चों? एज अ सेफ गार्ड। तो इस स्थिति से बचने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसने क्या किया? फंडामेंटल राइट में एज अ सेफ गार्ड कुछ प्रोविजंस किए, और साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कमिटेड है सभी के इक्वालिटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कमिटेड टू प्रोटेक्शन, प्रतिबद्ध है हमारा संविधान। ठीक है, कमिटेड टू protection India's culture and diversity, India's culture and मेजोरिटी, माइनॉरिटी यहाँ लिख देती हूँ, है ना, माइनॉरिटीज, इनके साथ क्या करें? डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज हो, है ना। तो इसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कमिटेड है प्रोटेक्शन के लिए भारतीय संस्कृति को, और भारतीय संस्कृति के साथ साथ डाइवर्सिटी को। ठीक है, डाइवर्सिटी को साथ ही प्रमोट करता है, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो समानता व न्याय, इसके लिए हमारा जो संविधान है वह प्रतिबद्ध है। समझे? अब देखो, आपको ये मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत यूज़फुल है बच्चों। मेंस की अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि हमारे संविधान में जो कल्चरल और डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या जो प्रोविज़न है वह एटलीस्ट किए गए हैं। तो आप अगर आर्टिकल 29, 30 लिखते हैं, आप इस तरह की लाइन्स का यूज़ करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में, और कॉन्स्टिट्यूशन कई ऐसे प्रोविज़न करता है जो कि माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटी है इन सभी के लिए एज अ सेफ गार्ड वर्क करता है, और इंडिया अपने कल्चर के में जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए और इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए क्या है? प्रतिबद्ध है हमारा संविधान। इसी तरह की लाइंस तो हमें चाहिए होती है मेंस के लिए, है ना। इसी तरह की लाइंस आया समझ में ये? चलो आगे चलते हैं, और लास्ट हम एक क्वेश्चन देखो पहले। विथ रेफरेंस टू द टर्म मार्जिनलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट आपसे स्टेटमेंट कहता है मार्जिनलाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी मीन्स टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइट्स ऑफ और थिंग्स। किनारे पर धकेल दिया जाए,
वही समाज के हाशिए का अर्थ है डेफिनेटली। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इक्विटेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये समाज समान संसाधन वितरण का एक तरह से प्रोडक्ट है, मतलब समान रूप से संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का किया गया था, तभी एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास मार्जिनलाइजेशन आता है। नहीं भाई, ये गलत है। अगर समान रूप से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हो जाता तब तो सोशल इक्वलिटी जैसे प्रोडक्ट आते हैं ना, तब मार्जिनलाइजेशन क्यों होता है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन का नतीजा है, डिस्क्रिमिनेशन का प्रोडक्ट है। सेकेंड हट गया, कॉज ऑफ देयर मार्जिनलाइजेशन इज नॉट that they speak a different language, follow different customs or belong to a different religious group from the majority community। उनके हाशिए पे जाने का कारण ये सारा तो बिल्कुल नहीं है कि वह डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। अरे भाई बिल्कुल है। सो थर्ड भी आपका रॉन्ग हो जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट ओनली ऑप्शन नंबर। देखो अब हम मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं बच्चों। एक ऐसा ग्रुप है, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, कभी भी किसी भी, देखो सोशल जस्टिस का जब आंसर लिखो तब आपको क्या करना है, आपको सेंसस 2011 जो भी आपके पास डेटा है ये जरूर बताना है कि कम्युनिटी या फिर ये जो, जैसे आप फीमेल्स की बात करेंगे तो आप उसका एक डेटा फैक्ट लोगे, इसलिए तो हमें सेंसस पढ़ना होता है कि आपको जानकारी है या नहीं। देखो जनगणना कराते क्यों है? ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि इतने परसेंटेज ये लोग हैं, इनका इतना परसेंटेज है, और हम उस अकॉर्डिंगली स्कीम बना सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेंसस के आंकड़े हैं वो आपको हर जगह लिखने होते हैं, चाहे आप साक्षरता लिटरेसी की बात करो, एजुकेशन की हम बात करेंगे, चाहे हम वुमेन्स की बात करेंगे, चाहे हम SC/STs की बात करेंगे, हम माइनॉरिटीज ग्रुप की बात करेंगे, तो एक फैक्ट तो एटलीस्ट आपको चाहिए होता है, इसलिए हम सेंसस पढ़ते हैं। तो यहां पर हम अकॉर्डिंग 2011 जो सेंसस है बच्चों, मुस्लिम जो कम्युनिटी है 14.2% है इंडिया के पॉपुलेशन में, ठीक है 14.2 है। और अगर हम कहें तो ये एक तरीके से समाज की मेन स्ट्रीम बन रही है। आप देखेंगे कि ज्यादातर अगर ये साइड है, साइड कैसे पता चलता है कि जैसे देखो अगर हम खैर बहुत अंतर तो आपको सुविधाओं में अब नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी अगर हम रिलीजियस कम्युनिटी की तरफ से बात करें तो चाहे हम हाउस की बात करें तो 65% हाउसेज अगर हिंदू कम्युनिटी है, तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी के पास 63% है, क्रिश्चियन के पास 69 है, हाउसिंग फैसिलिटी सिख के पास 91 है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम 2008 और 9 के अकॉर्डिंगली देखें तो ये रिलीजियस कम्युनिटीज के पास डिफरेंट फैसिलिटी डिफरेंट परसेंटेज में सबके साथ समान रूप से नहीं है, और इसके पीछे क्या रीजन है उसे ही हमें तलाशना है। और उसी तरीके से अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं तो ओवरऑल लिटरेसी मान लीजिए 74% है, ये ओवरऑल लिटरेसी रेट है, ठीक है। ओवरऑल लिटरेसी जो रेट है वो 74% है, और इसमें हिंदू अगर हम देखें तो 63%, और अगर हम मुस्लिम वर्ग की बात करें तो ये है 57%, ठीक है। क्रिश्चियन की बात करें इनमें लिटरेसी रेट ज्यादा है 74, सिख में 67, बुद्धिस्ट में 71 और जैन में 86%। मतलब अगर जैन कम्युनिटी की हम बात करें तो इसमें लिटरेसी रेट जो है इस कम्युनिटी की सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जिसका पॉपुलेशन में नंबर ऑफ परसेंटेज में 14.2 है, और अगर यहाँ पर हम लिटरेसी रेट को रखते हैं ये कितना है 57% है, ठीक है। अब देखो सो बेसिकली बच्चों हम देखेंगे कि इन्हें जो बेनिफिट्स थे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसकी धारा में कहीं ना कहीं ये पीछे रह गए। चाहे आप एजुकेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी एक रीजन है कि अगर इसका जो यूथ है वह सेकुलरिज्म को थोड़ा सा उसके एंटी सोचता है या फिर रेडिकल तरीके से सोच रहा है, कहीं ना कहीं हमें इसमें एजुकेशन की कमी दिख सकती है, कहीं ना कहीं आपको और भी जो बेनिफिट्स है उसकी कमी दिख सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी जो प्रयास है वह करती है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, इससे मैं आपको एक कमिटी के बारे में बताऊंगी जिसके द्वारा गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस जो है वह इस कम्युनिटी के लिए दी गई थी। 2 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मुस्लिम आर 19.2% of India's population and considered to be marginalized community। considered to be marginalized community सही है, बट 19.2 नहीं बल्कि हमने 14% के आसपास देखा। Justice Rohini Committee was set up by the government to examine the socio-economic and educational state of the Muslim community in India। तो अगर हम रोहिणी कमेटी की बात करें तो रोहिणी कमेटी जो है उसका
उसका संबंध क्या इससे एग्जामिन करने से था कि मुस्लिम कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक क्या चैलेंजेस थे, उसको एग्जामिन किया जाए, उस आधार पर उन्हें बेनिफिट दिया जाए। गवर्नमेंट जब बेनिफिट देती है ना, तब क्या करती है कि पहले कोई ऐसी कम्युनिटी बना देती है, पहले कोई ऐसी कमेटी बना देती है जिसके रिकमेंडेशन बेस पर, जिसके डेटा के बेस पर कुछ ऐसे वह नॉर्म्स बना लेती है, कुछ ऐसे वह प्रोविजन बना लेती है जिसके आधार पर चाहे एजुकेशन हो, चाहे लिटरेसी को लेकर हो, मतलब बाकी जो भी फैसिलिटीज दी जा रही है उस कमेटी के बेस पर दी जाए। वो डेटा दे रही है, फैक्ट फिगर दे रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक हाई लेवल जो कमेटी बनाई गई थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए, वह थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर समिति। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी, एक हाई लेवल कमेटी जिसका मेन उद्देश्य था एग्जामिन करना, किसके लिए, एग्जामिन द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस। सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल जो स्टेटस है उसको देखना, ठीक है, किसके लिए, फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। फिर उसी आधार पर सरकार कुछ योजनाएं और जो स्कीम्स है वह लागू करती है। साथ ही सच्चर कम्युनिटी ने कहा कि हम प्रेजुडिस और हम स्टीरियोटाइप होकर सोचते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वह सभी अपने बच्चों को मदरसे में शिक्षा देने के लिए भेजती है, वह गलत है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में 60% प्लस जो इनके बच्चे हैं वह कहाँ पर, या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या तो प्राइवेट या जो गवर्नमेंट स्कूल से उसमें पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा 30-40% और बच्चे जो कि अदर इंस्टीट्यूशन में है, केवल 10 से 15% ही समटाइम्स ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, केवल 4% है ना, 4% ही ऐसे मुस्लिम पेरेंट्स हैं जिनके जो चिल्ड्रंस हैं वह मदरसे में पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो गवर्नमेंट में या तो प्राइवेट में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए बच्चों, गलत हो गए। करेक्ट आपसे पूछा था, सो नाइदर वन एंड नॉट ट्रू। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर के पहले मैं आपको एक्सरसाइज बता दूं कि आखिर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो, जो बच्चे ये कहते हैं कि आंसर राइटिंग नहीं आती, उन्हें लिखना स्टार्ट करना है, तो प्लीज आप यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करो बेसिक से, थोड़ा बहुत और आप करंट अफेयर और सारी चीजों को खोजो, बीनो, उसके बाद आप अपना जो लिखने का जो कंटेंट है उसको बढ़ा लो, है ना। तो यहाँ पर राइट इन योर ओन वर्ड 2 और मोर सेंटेंस व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। क्या आप समझते हैं, अपने शब्दों में लिखें, इसको लिखने की कोशिश करना। लिस्ट 2 रीजन वाई आदिवासी आर बिकमिंग इंक्रीजली मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, 2 रीजन आपको बताने हैं। राइट 1 रीजन वाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज कम्युनिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं करता है, माइनॉरिटीज इन सबको प्रोटेक्ट करने का एज सेफ गार्ड काम नहीं करेगा, तो डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा देश फंक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। सो यहाँ पर ये आपको 2-3 सेंटेंस इंपॉर्टेंट थे, ये आपको करना है, ठीक है। बाकी मैंने एक आपको एज अ इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि लिस्ट 2 रीजन वाई आदिवासी बिकम इंक्रीजिंग मार्जिनलाइज्ड, है ना। इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप इस पे लिखने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो ही आपका कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइज्ड। अभी तक आप समझ चुके हैं कि आखिर इसका मतलब क्या था, है ना, क्यों आखिर हाशिया तबका जो है वो साइड पर धकेल दिया गया था कुछ वर्ग को। अब हम बात करेंगे इससे निपटा कैसे जा सकता है, ठीक है, इससे निपटा कैसे जा सकता है। 2-3 तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला है, तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि आखिर हम इससे कैसे हाशियाकरण से निपटने के उपाय क्या है, हाशियाकरण से निपटने के उपाय क्या है, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार एक तरीका है। संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह एक तरीका है, और स्पेशली अगर हम आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो इसमें कई ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि सभी के लिए जो इक्वालिटी और सारी चीजें हैं वह हो सके। इसके अलावा 2 और तरीके हैं, 2 अन्य तरीके जो गवर्नमेंट इसको करती है, या तो ऐसे लॉ बना दे या तो ऐसे कानून बना दे, ठीक है, और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का जो काम है वह करे, ठीक है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का जो काम है वह करे। तो ये 2 ऐसे तरीके हो गए।
इसके अलावा देखो हम कुछ ऐसे एक्ट देखते हैं जो कि गवर्नमेंट ने अब तक बनाए हैं प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए या फिर इनके डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला एक्ट हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासीज, जिसमें कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अत्याचार निवारण एक्ट 1989 है और आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट है ना। तो यहाँ पर ये जो दो एक्ट है ये प्रोटेक्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर लाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात हम करते हैं। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण से निपटना। हाशियाकरण वर्ड का मतलब समझ गए ना, हाशियाकरण वर्ड का मतलब समझ गए, हाशियाकरण से निपटना। तो इससे देखो जब कभी कोई ऐसी परेशानी दिखे कि भाई इससे निपटने के क्या उपाय हैं, तो आप हर वक्त सीधा और सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना, सीधा और सीधा लॉज पे जाना, आपको जो कुछ भी उसके बारे में आता है वह आप लिख देना, है ना। कन्फ्रंटिंग अगर हम मार्जिनलाइजेशन की बात करें, आप आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 को लिख सकते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि 5 उसमें ऐसे बेसिस दिए गए हैं जिसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड करता है, उसको अबॉलिश करता है, और एक पनिशमेंट अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो एक पनिशमेंट भी आपको उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस उसको माना गया। ठीक है, तो सी वाई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल। हियर लेट्स फाउंड आउट हाउ राइट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू लॉ टू प्रोटेक्ट ग्रुप फ्रॉम कंटिन्यू exploitation and also look the government's effort to formulate policies that promote the access of this group to development। तो सरकार का ये काम होता है बच्चों कि वह इस तरह के लॉ लेकर आए ताकि उनको जो सोशल जस्टिस है वह प्रमोट कर सके। सोशल जस्टिस का मतलब होगा सामाजिक न्याय, मतलब समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में चाहे रिसोर्सेज हो, फैसिलिटीज हो, वह समान मात्रा में हो, किसी का शोषण जो है वह ना हो सके, है ना। सोशल जस्टिस हमारा एक टॉपिक भी है इसमें, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे भी। तो हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट देखेंगे इनवोकिंग। सबसे फर्स्ट क्या है इसमें, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उपयोग। मौलिक अधिकारों का उपयोग। ठीक है, फर्स्ट है, देखो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कई ऐसे प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या करते हैं बच्चों, सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई ऐसे सिद्धांत जो कि समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं, उन्हें ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का जो मेन काम है वह क्या है, फंडामेंटल राइट्स मतलब ऐसे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मतलब ऐसे राइट, ऐसे प्रिंसिपल्स दैट मेक आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक ठीक है। तो जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाए, वही फंडामेंटल राइट है। समाज और राजनीतिक व्यवस्था, समाज और राजनीतिक व्यवस्था को क्या करे बच्चों, डेमोक्रेटाइज करे, लोकतांत्रिक बनाए, वही क्या होता है, वही फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वही मौलिक अधिकार होते हैं। समझ गए इस बात को। अब आगे देखो कि जैसे कि जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप है आखिर वह इन फंडामेंटल राइट का यूज कैसे करता है, इसको हम समझते हैं, है ना। तो यहां पर इन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है
उसके पास दो ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से वह इन फंडामेंटल राइट्स का यूज करके अपनी जो स्थिति है उसको सही बनाए रखता है। सो देयर आर टू वे, है ना, दो तरह से इसका इस्तेमाल करेगा, टू वे। फर्स्ट है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट है बच्चों इसमें इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट, insisting on their fundamental rights and force the government to recognize the injustice, to recognize the injustice, है ना, जो उनके प्रति अन्याय हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट पर एक तरीके से क्या करना, फोर्स, एक प्रेशर बनाना और अपने फंडामेंटल्स के लिए अब थोड़ा सा जागरूक रहना, तो ये इंसिस्ट कराना गवर्नमेंट को, तो ये पहली बात हो गई। दूसरा है गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज, है ना, गवर्नमेंट, सेकंड क्या होता है, गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज, सरकार जो है वह इन नियमों को लागू करे, इसके लिए भी सरकार पर प्रेशर बनाना। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो दो तरीके हैं वह अपनाए जाते हैं। पहला क्या हुआ कि अपने मौलिक अधिकार पर जोर देना, और दूसरा है कि सरकार पर एक तरीके से इन सिद्धांतों को लागू कराने के लिए गवर्नमेंट पर जो है वह फोर्स कर रहा है, ठीक है, दबाव डालना। तो सरकार इन कानूनों को लागू करे, ये दूसरी बात है। और पहली बात क्या है कि अपने जो मौलिक अधिकार है उन पर जोर देना और अपने अन्याय, जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ खींचना। तो दो तरीके से इन फंडामेंटल राइट का यूज किया जाता है। अब दो आर्टिकल्स यहाँ पर हमें पढ़ने, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर उसको छोड़ते नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ दो आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल है बच्चों, कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल्स तो अब आपको मुझे लगता है कि ये रट जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए ये दोनों आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स 15 एंड आर्टिकल 17, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है आपसे, No citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। आर्टिकल 15 आपको 5 ऐसे आधार देता है जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट 5, इसके बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, वंश रेस के आधार पर, कास्ट जात के आधार पर, सेक्स लिंग के आधार पर, एंड आप किस स्थान पर पैदा हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है। तो आपका आर्टिकल 15(5) ऐसे आपको आधार देता है जिसके आधार पर सभी सिटीजन्स के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उस आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब देखो आर्टिकल 17 जो है बच्चों, ये क्या कहता है, आर्टिकल 17, अब यहाँ पर मैं 2 स्टार लगा देती हूँ, आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि जो आर्टिकल 17 है उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 17 है यह अस्पृश्यता की बात करता है, जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, इसको क्या करता है बच्चों, अबॉलिश करता है ना। तो आर्टिकल 17 में आपको याद रखना है कि इसमें अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, एंड इसको एक पनिशेबल जो क्राइम है, इसको एक जो पनिशेबल क्राइम है ये अभी वर्तमान में बना दिया गया, ठीक है, उन्मूलन किया गया और दंडनीय अपराध बना दिया गया। उन्मूलन किसका, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, और इसके साथ ही इसको प्रैक्टिस करना क्या है, एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एक एज अ सेफ गार्ड करेगी। इसके अलावा देखो, अगर हम अदर माइनॉरिटीज ग्रुप की बात करें बच्चों, अदर माइनॉरिटीज ग्रुप,
एंड फोर्स द गवर्नमेंट, इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिख दो, एंड फोर्स द गवर्नमेंट, समझ जाओगे ना, यहाँ पर थोड़ी सी जगह ताकि माइनॉरिटीज के लिए भी यही बता दूं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपसे माइनॉरिटीज की बात करूं तब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रावधान किए गए हैं? माइनॉरिटीज के लिए बच्चों आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 की बात की गई। बाकी आपको पता होगा कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की भी जो काफ़ी प्रोविज़न है आपके धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, रिलीजन को लेकर, वह दिए गए हैं। तो आर्टिकल 29 एंड 30 जो है वह आपको याद रखना है कि ये बेसिकली क्या करेंगे, अदर माइनॉरिटीज जो ग्रुप है उनका फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to freedom of religion and cultural and educational right, and cultural and educational rights, cultural and educational rights, ठीक है। साथ ही देखो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या करता है, वह ट्राई कर रहा है कि सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा सके, कल्चर जो जस्टिस है ना, सभी के लिए इंश्योर किया जा सके, सांस्कृतिक न्याय को भी, सोसाइटी ना केवल सोशल बल्कि जो कल्चरल जस्टिस है उसको भी प्रमोट किया जा सके। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो आर्टिकल 25 to 28, 29, 30, 15 और 17 ये कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि इसके बारे में बात करते हैं। समझ गए बच्चों आप सभी इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स की कैसे इसका जो यूज है वह किया जा रहा है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन देखो, टर्म दलित, सेंटेंस आपको दो दिए हैं। फर्स्ट, द टर्म दलित मीन्स ब्रोकन कॉइन बाय महात्मा गांधी टू डिनोट द शेड्यूल्ड कास्ट पीपल। दलित शब्द का अर्थ है टूटा हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति के लोगों को निरूपित करने के लिए गढ़ा था। दे आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग जनरली एज द आउटस्कर्ट ऑफ सिटी एंड विलेज। आमतौर पर शहर गांव के बाहरी इलाकों में रहने वाले सबसे हाशिए पर लोग थे, ठीक है। सबसे हाशिए पर जो लोग थे उनको कहा गया। तो दलित जो वर्ड है वह किसने दिया था, महात्मा गांधी या ज्योतिबा फूले? सर्च करोगे इस वर्ड को, ठीक है, सर्च करोगे तो यहाँ पर हम दलित वर्ड की बात करें विच मीन्स ब्रोकन, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर ऐसे ग्रुप के लिए जिसे कि एक तरह से सप्रेस किया गया, जिसे एक तरह से दबाया गया, चाहे एजुकेशन बाकी अदर अपॉर्चुनिटी की बात करें उसको नहीं दी गई। बहुत समय तक सो कॉल्ड जो कास्ट बेस्ड जो एक्टिविटीज़ थी, जो ऑक्यूपेशंस थे, जो उसकी ड्यूटीज़ थी, वह उसको फुलफिल करने के लिए कहा जाता था, ठीक है। आप ज्योतिबा फूले के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कास्ट को लेकर। इसके अलावा एक और मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, ठीक है बच्चों, कास्ट को लेकर गांधी वर्सेस अंबेडकर, ठीक है, गांधी वर्सेस अंबेडकर, इन दोनों के बारे में आपको स्पेक्ट्रम में, जो आप हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ते हो उसमें बहुत अच्छा जो पॉइंट्स है वह मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपको मेंस में भी आते हैं, पीटी में आते हैं कि जाति को लेकर गांधी और अंबेडकर के विचार क्या थे। एक जो डिफरेंस समझ में आता है कि गांधी जहां पूरी तरह से केवल स्वतंत्रता की बात करते हैं और उसके बाद इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं कि ये तो घर का मुद्दा है, कास्ट घर का मुद्दा है, बाद में सुलझ जाएगा, वही अंबेडकर इसको पहले रखते हैं कि नहीं, पहले ये जो सोशल इक्वालिटी की बात है वह की जाए। और जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिली तब एक स्टेटमेंट डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया था कि हम अब एक ऐसे रास्ते पर जा चुके हैं जहां पर हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है बट हम सोशल इक्वालिटी हमारे पास आज भी नहीं है, क्या पता कब तक हम मिलेगी। तो हम एक ऐसे समाज में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। तो ये बात कही गई थी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कॉमेंट में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Article 15 of Constitution state that untouchability has been abolished. Article 17 of Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Just आपको पता होगा कि एक्सचेंज लिखे हुए हैं। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश की बात करता है और एक पनिशेबल ऑफेंस जो है वह बताता है। बोथ आर्टिकल 15 एंड 17 इंश्योर द फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल। 15 और 17 दोनों ही जो अनुच्छेद है वह उचित और समान व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं। एग्जैक्टली तो यहां पर क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर इज, समझ गए,
एक और क्वेश्चन देखो, कबीर की बात की गई। देखो अगर हम कबीर की बात करें बच्चों, है ना, तो इनके द्वारा हम देखेंगे कि ये जो है वह 15th सेंचुरी के, है ना, 15th सेंचुरी के ऐसे कवि हुए जिन्होंने सीधे तौर पर सभी कम्युनिटीज, ना केवल हिंदू, सभी कम्युनिटीज के लिए ये कहा कि अगर आपकी पहचान मनुष्यता के पहले, ह्यूमन के पहले अगर आप खुद को धर्म से बता रहे हैं, जाति से बता रहे हैं, तो आप सही अर्थों में मनुष्य नहीं है। जो भी सामाजिक कुरीतियां थी, जो भी सोशल एविल्स थे, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा कठोर शब्दों में उन्होंने आलोचना की। ठीक है, बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से भी उन्होंने कहा, बहुत हास्यास्पद तरीके से भी कबीर के द्वारा जो बातें हैं वह कही गई। तो उन्होंने, चाहे वह पंडे पुजारियों की बात करें, वह ये सोचते थे कि सोसाइटी जो है इनकी तरह तो बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। तो यहाँ पर इनके द्वारा यह कहा गया कि हर व्यक्ति जो है उसमें एक तरीके से जो स्पिरिचुअल तरीके से जो मोक्ष प्राप्ति है, जो ज्ञान प्राप्ति है, उसकी एक क्षमता है ना, उसका विकास उसे करना चाहिए, ना कि धर्म या पाखंड को प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात जो है वह उनके द्वारा कही जाती है। ठीक है, क्लियर है। चोखाबल वॉज अ भक्ति संत 14th सेंचुरी हु वॉज बिलोंग टू महार कास्ट, है ना। तो यहाँ पर दो जो हम कहें कि जो एक तरह से सामाजिक सुधारक थे, जो महापुरुष थे, इनकी बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर चोखाबल देख लीजिएगा किस सेंचुरी के थे ये। आगे हम देखेंगे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स की हमने बात कर ली। अब हमने ये भी देख लिया कि जो गवर्नमेंट है वह लॉ इस तरीके से लेके आए ताकि, देखो यहाँ पर दो बातें जो है वह कही जाती हैं। नेक्स्ट हमें यही पढ़ना है कि हाशियाई जो तबका है उसके लिए किस तरीके से गवर्नमेंट लॉ लेकर आए। और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वह लॉ इस तरीके से लेकर आती है कि सभी लोग जो है वह समान है, उनकी प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ पर केवल लॉ लेकर आना या इस तरीके की बातें करना एक सामाजिक कार्रवाई के द्वारा, है ना, एक शासन कार्रवाई के द्वारा इस चीज को लागू नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक जो लॉ है वह भी लाए जाते हैं। सो यहाँ पर देयर आर स्पेसिफिक लॉ एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड इन आवर कंट्री। ठीक है, जैसे कि हम कहें स्पेसिफिक लॉ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक जो कमजोर वर्ग है, जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जो हम देखेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट ग्रुप है, किसी एक ऐसी जगह पर रहता है जहां पर उसको एजुकेशन नहीं है, तो पहले भी ये गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि कुछ स्पेशल ग्रुप्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि बच्चों के लिए फ्री एंड जो सब्सिडाइज, है ना, प्रोवाइड करेगी फ्री एंड सब्सिडाइज हॉस्टल फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉ एंड पॉलिसीज बना दी कि यहाँ पर इस कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वह फ्री और इस तरह से छात्रावास हॉस्टल्स में रहकर अपनी जो पढ़ाई है वह कर सके, ताकि उनको जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वह मिल सके। समझे, तो यहाँ पर स्पेसिफिक लॉ लेकर आई, है ना। तो यहाँ पर दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज जो कि एजुकेशन फैसिलिटीज जो कि उन्हें अवेलेबल नहीं थी उस लोकेलिटी में, उन सभी के लिए ये व्यवस्था कर दी। सेकंड, अगर हम कहें प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, है ना। अब सोशल जस्टिस प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, एजुकेशन में एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है वह किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा तबका जिसके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस होता आया है और कई सदियों तक इस वर्ग को ना तो शिक्षा के अवसर दिए गए और ना ही इस वर्ग के पास एजुकेशन या खुद की लाइफ को ठीक करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज थी। तो ना एजुकेशन ना ही अपॉर्चुनिटीज, इस चीज से उन्हें वंचित किया गया और वहां पर सो कॉल्ड जो एक कास्ट बेस्ड ड्यूटीज थी, जाति के आधार पर जो काम किया जाता था वही करने के लिए उनको कहे कि दबाया गया, है ना, जानकर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये काम करेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। इन एडिशन टू पॉलिसीज आवर कंट्री आल्सो इज स्पेसिफिक लॉ दैट गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो यहाँ पर एक गार्ड की तरह, सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं कि इनका जो, इनके लिए जो डेवलपमेंट है वह प्रमोट किया जा सके और जो भेदभाव और इनके खिलाफ और अत्याचार हो रहा है उसको रोका जा सके। और इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आती है जो कि SC ST
एक्ट 1989 था, ठीक है। अत्याचार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये हिंदी टर्म है इसका। तो SC ST एक्ट 1989 शॉर्ट में कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, यानी अत्याचार से निवारण। बेसिकली बच्चों देखो होता क्या है, एक कहानी मैं आपको बताती हूँ जिसमें दी हुई है, और इसमें यहाँ पर एक जकमालगुर जो गांव है ना, उसकी विलेज की कहानी दी गई है, जिसमें कि एक प्रथा थी कि वहां पर 5 साल में एक बार वहां के जो स्थानीय देवता थे उनकी पूजा की जाती थी, और उसमें 20 पुजारी मिलकर जो पूजा है वह करते थे। लेकिन उन पुजारियों को उनके जो उसमें एक प्रथा बनाई गई थी, चाहे कास्ट को प्रमोट करने के लिए हो, कास्ट को बनाए रखने के लिए हो, तो उसमें जो निम्न जाति वाला एक व्यक्ति था, परंपरागत रूप से वह उन 20 पुजारियों के जो पैर है वह धोता था। यहां तक तो चलो ठीक है, उसके बाद वह उस पानी से उसको नहाना होता था। तो ये एक प्रथा थी। देखो इस तरह की कई प्रथाएं आप अभी नहीं तो चलो 20-30 साल पहले देख लो, आज भी आपको इक्का दुक्का चीजें मिल जाती हैं, है ना। इस तरह की घटनाएं आपको कुछ गांव में, जहां पर आज भी जाति प्रथा के वह शिकंजे में एकदम कड़े घसे हुए हैं, वहां पर आज भी आपको इस तरह की जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं कुछ चीजें मिल जाती होंगी कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ इन लोगों ने ऐसा जो काम है वह किया। तो बेसिकली हम देखेंगे बच्चों की 70-80 के आसपास, चूंकि अब लिटरेसी जो है वह थोड़ा थोड़ा बढ़ चुकी थी, लोग अपनी परंपरागत जो ऑक्यूपेशंस थे उनके, है ना, जो वंश जो चले आ रहे थे उनकी परंपरा, वह उससे निकलकर बाकी चीज़ों में करने लगे थे, एजुकेशन बढ़ने लगी थी, दिमाग बदलने लगे थे। ऐसे में उस कम्युनिटी का जो एक लड़का था, ठीक है, वो कॉलेज जाके पढ़ के आया, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के आया, वापस गाँव आया, अब उसकी बारी थी यही सेम रिचुअल फॉलो करने की, उसने मना कर दिया। अब जब उसने मना किया तो बड़ी जातियाँ क्या करती है, आप अगर 1980-90 की मूवी देख लो आपको समझ आ जाएगा कि वही सिस्टम रहा होगा। क्यों? क्योंकि साहित्य हो या सिनेमा हो, हमारे समाज का आईना होता है ना। हमारे समाज में क्या हो रहा है यही तो दिखाया जाता है। तो हाँ, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, वो डिफरेंट थिंग है। तो यहाँ पर जब उसने मना किया कि मैं इस परंपरा को फॉलो नहीं करूंगा, तो चूंकि उस गांव में उसे रहना था, तो वो गांव का जो समुदाय है निम्न वर्ग का, वह उसे कहता है कि नहीं भाई तुम्हें करना होगा। लेकिन उसने जब मना किया, ठीक है, मना किया, तो उसके खिलाफ जो उच्च जातियां थी उन्होंने जाति व्यवस्था को कड़क बनाए रखने के लिए और जो प्रयास है वह किए, उसको मारा, है ना, उसके घर में आग लगा दी। फिर उसने SC ST 1989 जो एक्ट था उसके तहत शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि उसका उच्च जातियों ने बहिष्कार कर दिया। एक केस स्टडी समझ लो। इस तरह की कई ऐसी प्रथाएं जाने कितनी मौजूद होगी आज भी समाज के कुछ वर्गों में, आज भी हमारे देश के कुछ ऐसे भागों में जहां पर कि एक समुदाय को, चाहे जाति हो, चाहे वंश हो, किसी धर्म हो, उसके आधार पर उसको दबाया या वंचित या छोटा दिखाया जाता है। अब सरकार ने अब देखो क्या किया। ये तो था एक परंपरा जो मैंने आपको उदाहरण दी। इस तरह की कई परंपराएं थी कि जैसे कि बहुत सारी परंपराएं, छोड़ देते हैं उस मुद्दे को, कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है ना, इनके खिलाफ जितने भी अत्याचार किए जा सकते थे उन सब की एक बहुत लंबी लिस्ट बनी, और उन सभी लिस्ट में ये कहा गया कि अगर किसी भी तरीके से जो फिजिकली हॉरिबल है, आप शारीरिक रूप से अगर हिंसा कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, या फिर कम्युनिटी के नाम पर, या फिर आपने कोई अलग तरीका उसको नीचा दिखाने के लिए अपनाया है, तब क्या किया जाएगा। इस लिस्ट में सारी चीजें लिख दी और इन सभी को एक पनिशेबल ऑफेंस बताया गया। और जो SC ST एक्ट थे 1989 उसमें इन सभी जो अपराध हो रहे थे इस कम्युनिटी के खिलाफ, उन सभी को इसमें लिखा गया, ठीक है, कि किस तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है, इनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। और हम देखेंगे बच्चों की 1989 के बाद में क्या हुआ था कि स्पेशली अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने अपने कास्ट बेस्ड जो ड्यूटीज है उसको करने से जब मना कर दिया, तो उच्च जातियों के द्वारा एकदम खुला संघर्ष जो है वह शुरू हो गया। और वो हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी सोसाइटी में कि अब देखो समाज बहुत बदलता है। समाज जैसे कि आज की आप सोसाइटी देखें तो जो 1989 क्या वो 23 में सोसाइटी देख पाते हैं? आज हमारे अंदर ये जो जड़ताएं थी, पहले जो स्टीरियोटाइपिंग थी, हम उन चीजों से थोड़ा सा दूर होने लगे हैं, है ना, थोड़ा दूर हो रहे हैं, पूरे नहीं। तो 50 साल में बहुत समाज तो बदलता है ना, उसकी परंपराएं बदलती है। आप सोचो कि 1947 का जो समाज था और आज जो हमारा समाज, उसमें तो बहुत डिफरेंस है। बीच में भी एक डिफरेंस जो है वह आके खत्म हो चुका है। तो हम देखेंगे कि इस तरह की जो चीजें थी, साउथ इंडिया में क्या होता है कि
शुरू होता है और जो निम्न कास्ट थी उसने मना कर दिया कि हम अपनी जो सो कॉल्ड ये कास्ट ड्यूटी थी हम परफॉर्म नहीं करेंगे। खुला संघर्ष हुआ। अब गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी कि अगर समाज में शांति व्यवस्था और जस्टिस को बनाए रखना है, पीस को बनाए रखना है, तब आपको इस तरह के एक्ट लाने पड़ेंगे। तो SC ST 1989 और स्पेशली जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उसको फॉरेस्ट पर जो उसके अधिकार थे उसको बनाए रखने के लिए भी जो कई नियम है वह लेकर आए। आपने फॉरेस्ट एक्ट 2000 जो 5 है 6 है ये सब सुना होगा, है ना। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन भी पूछा। तो देखो अगर हम देखें बच्चों कि आदिवासियों के लिए कुछ इस तरह के जो और एक्ट हैं वह लाए गए, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी जो कुछ एक्ट है वह लाए गए। और यहां पर एक क्वेश्चन देखो जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स। देखो बच्चों हमने देखा कि पहले जो है आदिवासी जो है उनका परंपरागत रूप से अधिकार था, बाद में विकास के साथ साथ उनको वहां से हटा दिया गया। दो स्टेटमेंट है। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट डिवेलपर्स राइट टू होमस्टेड, कल्टीवेट एंड ग्रेजिंग लैंड और देयर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। पारंपरिक अगर हम वन निवासी की बात करें, अनुसूचित जाति अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 इसके बारे में विचार करें। यह अधिनियम वनवासियों को जो भूमि थी उनकी निवास की भूमि, खेती योग्य और चरागाह भूमि और इमारती लकड़ी की उपज का अधिकार और मान्यता जो है वह दिया गया। याद रखना बच्चों कि इमारती या फिर आर्थिक रूप से जिस लकड़ी का महत्व था उसका व्यापार करने का इन्हें अधिकार नहीं था। टिम्बर नहीं बल्कि जिन्हें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट कहा जाता था, जिन्हें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट कहा जाता था उसका अधिकार इन्हें दिया गया था। इसके अलावा होम स्टेट, कल्टीवेटर और ग्रेजिंग लैंड का अधिकार इन्हें था ही, टिम्बर का नहीं था, नॉन टिम्बर कॉज का था, ठीक है। द एक्ट पॉइंट आउट दैट द राइट ऑफ फॉरेस्ट डिवेलपर इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अधिनियम बताता है कि वनवासियों के अधिकारों में वनों और जैव विविधता का संरक्षण भी शामिल है। यहाँ पर आपको बताना था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर टिम्बर जो फॉरेस्ट है वह लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा, देखो फिर से सुन लो एक बार। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन में हमने सबसे पहले देखा इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना, और इसमें हमने आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 इन सब की बात की। आगे हमने देखा लॉ फॉर मार्जिनलाइजेशन और उसके लिए सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए कई जो लॉ है वह सरकार लेकर आई। SC ST एक्ट 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज की हमने बात की। और इसके अलावा फोर्थ हमने देखा आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट, है ना, और इसमें हमने समझा कि किस तरीके से ये डिमांड कर रहे थे कि जो उनकी ऑक्यूपाई लैंड थी जिसे उसे ट्रेडिशनल राइट था उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया बिकॉज ऑफ कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नए फॉरेस्ट एक्ट की वजह से। तो यहाँ पर उनको फोर्सफुली जो है वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया। अब उन्होंने एक आंदोलन जो है वह खड़ा कर दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों फिर इस बात को मेंशन किया गया था कि जो शेड्यूल ट्राइब्स की जमीन है उसको किसी नॉन शेड्यूल जो ट्राइब कम्युनिटी से आता है उसको सोल्ड नहीं किया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया और साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पास किया इस एक्ट को कि जो ST और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स है 2006 में उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, इसलिए उनको अब परंपरागत जो अधिकार है वह उस जगह पर रहने के लिए दिए जाएंगे। हालांकि टिम्बर प्रोड्यूस नहीं बल्कि नॉन टिम्बर जो प्रोडक्ट है उस पर उनको राइट दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा चैप्टर जो है वह खत्म होता है, मार्जिनलाइजेशन एंड कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। आ गया समझ में आपको? चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वह होगा इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि पब्लिक फैसिलिटी एंड लॉ एंड सोशल जस्टिस की बात जो है वह हम करेंगे। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, है ना, और अपनी जो पढ़ाई है वह कॉन्टिन्यूटी के साथ कीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए, सारी चीज़ों को एक बार करेक्ट करें, रिवीजन करें कि अब तक आपने क्या पढ़ लिया है ना, अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं। केवल इस एक क्लास को नहीं करना है, इसके अलावा अगर आप 25 वाला 24 वाला जो अटेम्प्ट है वह देना चाहते हैं तो आपको करंट अफेयर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सब चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी पकड़ बनाओ। बाकी ये जो आपका फाउंडेशन बैच है इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का फाउंडेशन बताया जाएगा विथ बेसिक टू स्टैंडर्ड, है ना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।